तो कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर ओपी चौधरी एमबीबीएस एमएस। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है दोस्तों बायोमोलिक्यूल लेक्चर 2। देखो लेक्चर 1 के अंदर अपन ने जो डिस्कशन किया था वो बेसिक बातों का किया था कि साहब बायोमोलिक्यूल होते क्या हैं और बायोमोलिक्यूल के अंदर पर किस किस चीज को काउंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बड़ी एक सिंपल सी बात मैंने बताई थी। और अगर फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ढंग से देख लेना। आप लोग चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने को अपने सिलेक्शन से मतलब होता है कि जो चीज आपको आसानी से पढ़ी जा रही है, जिससे आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, आपको एक बार उस चीज को जरूर देखना चाहिए ताकि तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और तुम्हारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए कि साहब आखिर बायोमोलिक्यूल चीज क्या है जो अपने को इतनी इजी फॉर्म के अंदर पढ़ने को मिल रही है। तो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था कि साहब बायोमोलिक्यूल नाम ही बता रहा है, बायो मतलब लिविंग, मोलिक्यूल मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग टिश्यूज में मिलते हैं उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब पूछे साहब वो क्या क्या होंगे। अपन कहेंगे साहब पुराने लोग ये कहते थे, अपने धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि अपना शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, 5 चीजों से मिलकर बनता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। साइंस ने कहा 5 चीज तो ये है, लेकिन वो अलग है। कौन सी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दोस्त मेरे बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये इसका मतलब बायोमोलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली होता क्या है कि अपना प्रोटोप्लाज्म जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोस्टली मिलते हैं। इनसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर के ही, नाइट्रोजन से मिलकर के ही लगभग सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। अब बात यह चलती है कि अपनी बॉडी के अंदर वैसे कौन कौन से मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं या अपन कहेंगे बायोमोलिक्यूल जो होते हैं या अपन कहेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं जिनका परसेंटेज और रेशियो बॉडी के अंदर क्या होता है। तो सारे परसेंटेज मैंने बता दिए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस, इन सब का मतलब जो कि रेशियो क्या होता है ये सारी बात बता चुका हूं मैं। इसके अलावा जितने भी आयंस वगैरह होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अपन उसकी भी बात कर चुके हैं। अब अगर तुम्हें पूछे कि साहब आप ये बताओ बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो आप किस तरह से उसको डिवाइड करोगे। अपन कहेंगे मोलिक्यूल है तो या तो बड़े या छोटे। इसका मतलब एक तो माइक्रोमोलिक्यूल, एक मैक्रोमोलिक्यूल। माइक्रोमोलिक्यूल्स वो मोलिक्यूल हैं जिनका मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है और जिनका 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अब ये पूछे कि साहब इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। अपन कहेंगे साहब छोटी छोटी यूनिट्स जो होती हैं मतलब मोनोमर, ये हमेशा माइक्रो होंगे, छोटे होंगे। इनसे मिलकर जो पॉलीमर बड़े बनेंगे वो मैक्रोमोलिक्यूल हो जाएंगे। जैसे कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मोनोसेकेराइड, तो ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है। इनसे मिलकर क्या बने? पॉलीसेकेराइड, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अगर पूछे कि साहब प्रोटीन्स, इनमें सबसे छोटे क्या है? अमीनो एसिड, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है। इनसे मिलकर क्या बने? प्रोटीन, तो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। अपन कहेंगे साहब अगर लिपिड की बात करें, ये एक एक्सेप्शन है। लिपिड हमेशा याद रखना है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, लेकिन लिपिड एक ध्यान रखना है कि साहब ये माइक्रोमोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर वेट 800 डाल्टन से दोस्त मेरे कम होता है। ये एक्सेप्शन है, ये याद रखना है। और फिर ये पूछा कि साहब न्यूक्लियोटाइड, ये एक छोटी यूनिट मोनोमर है, तो ये माइक्रोमोलिक्यूल है और इससे मिलकर न्यूक्लिक एसिड बने, तो ये दोस्त मेरे मैक्रोमोलिक्यूल है। अब यदि पूछा कि इसको आप किस तरह से टेस्ट से पता लगाओगे, तो इसलिए एनसीईआरटी में टेस्ट दिया हुआ है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली एसिड में डिजोल्व हो जाते हैं। तो अपन के साथ तो छोटे होंगे वो आसानी से डिजोल्व हो जाएंगे, बड़ों को डिजोल्व करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसका एग्जांपल भी मैंने बताया था तुम्हें कि किस तरह से नमक का बुरादा पानी में आसानी से डिजोल्व हो जाता है, जबकि नमक के पत्थर बहुत दिक्कत करते हैं, आसानी से डिजोल्व नहीं होते हैं। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में आपने मान लो कि कोई भी एक लिविंग टिश्यू डाला, आपने कहा साहब जो चीज इजीली डिजोल्व हो गई, इसका मतलब वो माइक्रोमोलिक्यूल थे और वो इस सोल्यूबल कंपोनेंट में आ गए, जिसको फिल्ट्रेट बोला था। लेकिन जो बड़े मोलिक्यूल थे वो डिजोल्व होकर के आए नहीं, वो हमेशा इनसोल्यूबल कंपोनेंट मिलते हैं, जिसको रेटेनेट बोला था। तो इनसोल्यूबल के अंदर इसका मतलब ये हो गया मैक्रोमोलिक्यूल मिलेंगे। तो अपन कहेंगे साहब प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड मैक्रो मतलब जो कि वो फिल्ट्रेट में नहीं थे, वो रेटेनेट में थे, वो इनसोल्यूबल थे। लेकिन लिपिड है तो इनसोल्यूबल के अंदर मिलेगी, लेकिन है एक माइक्रोमोलिक्यूल। और क्यों मिलती है इसका भी रीजन मैंने तुम्हें दोस्त मेरे बता दिया था। तो ये सारे मामले अपन ने पढ़े थे शुरू के अंदर कि साहब ये चीजें होती है। अब अपन बात ये करेंगे दोस्त मेरे इस लेक्चर 2 के अंदर एक एक चीज को अपन पढ़ेंगे कि साहब बायो, अपन सबसे पहली बात तो ये कि अपन ने कह दिया साहब बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स ये आते हैं। तो यही तो 4 चीजें पढ़नी है अपने को। सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूं मैं दोस्त मेरे कि साहब कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताओ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? देखो जी, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, अपने को एक एक बात को थोड़ा सा ढंग से समझ लोगे तो हर चीज तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि साहब इस तरह से अपने को यह चीज बतानी है। देखो नाम सब कुछ बता रहा है। मैंने सबसे पहले दिन ही ये बोल दिया कि नाम में सब कुछ रखा हुआ है दोस्त मेरे। नाम अगर अपने को क्लियर है
तो चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। अब मैंने कह दिया साहब एक बात बताओ कि कार्बोहाइड्रेट, ये वर्ड ही सब कुछ बताता है क्या, कि साहब ये दो चीजों से मिलके बनता है, कार्बन प्लस हाइड्रेट, इट इज कार्बोहाइड्रेट। इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। आगे बात समझ, देखो नाम क्लियर तो हर चीज क्लियर, नाम में कंफ्यूजन तो हर चीज में अपना कंफ्यूजन हो जाएगा दोस्त मेरे, ये जरूर ध्यान रखना है। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि साहब कार्बोहाइड्रेट में मैंने ये कह दिया साहब दो चीजों मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, कार्बन हाइड्रेट, मतलब ये कार्बन के हाइड्रेट, मतलब मैं ये कह सकता हूं ये तो है कार्बन, हाइड्रेट होता है H2O वाटर, इट इज हाइड्रेट, इससे मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं ना साहब ये चीज हो गई, ये कितने होंगे, ये कितने होंगे, बस ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि साहब इसमें कार्बोहाइड्रेट ही होता है। इसका मतलब ये हो गया कि मोस्टली ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कार्बन के हाइड्रेट होते हैं, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो कार्बन और हाइड्रेट, इसमें एक्स और वाई, ये मैं नंबर चेंज करता रहूंगा तो इनके नंबर चेंज होते रहेंगे। अब यदि पूछे कि साहब इनमें कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना होगा, तो दोस्त मेरे देख हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब इसका रेशियो होता है हमेशा 2:1। बताओ कहां रटने की जरूरत पड़ेगी, तो अपन ने साहब बिल्कुल सही बात है, इसका रेशियो जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना होता है, अपन सब 2:1 होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी में क्या काम आते हैं, देखो सबसे पहले ध्यान रखना है कि अपनी बॉडी में सबसे पहले एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट बॉडी में खत्म हो गए तो अपनी बॉडी को एनर्जी फिर फैट देती है, बॉडी फैट का यूज करती है। अगर फैट खत्म हो गया तो फिर बॉडी प्रोटीन से एनर्जी लेती है। इसका मतलब सबसे पहले एनर्जी किससे मिलती है, तो याद रख लेना है कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। इसलिए इस पॉइंट को तो स्टार बना के याद रखना है कि साहब ये मोस्टली एनर्जी सोर्स, मेन एनर्जी या मोस्ट एनर्जी सोर्स अपने अंदर ये होता है दोस्त मेरे, मोस्टली अपने को एनर्जी यही देता है। देखे मैंने कहा जैसा कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है C6H12O6, इस पे जब ऑक्सीजन रिएक्शन करती है दोस्त मेरे तो क्या बनता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है, नहीं होती है। इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज हुई ना, तो अब मुझे बताओ कि साहब ऑक्सीजन का आना और CO2 का बाहर जाना, इसका मतलब किस पे डिपेंड, ये चीज क्या है, रेस्पायरेशन। इसका मतलब रेस्पायरेशन में होता क्या है, इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। इसलिए अगर रेस्पायरेशन में जो यूज होगा वही तो अपने को एनर्जी देगा। बिल्कुल सही बात है, नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए अपन ये कहेंगे कि साहब इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले अपने को एनर्जी यही दे रहा है, मेन एनर्जी का सोर्स यही है। इसका मतलब सबसे पहले रेस्पायरेशन किसका होगा, इसी का होगा ना। तो इसका मतलब ये हो गया कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्त मेरे फर्स्ट रेस्पायरेटरी मटेरियल है अपने अंदर, ये ध्यान रखना है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए। इसके बाद में फैट, इसके बाद में प्रोटीन, कॉमन सेंस वाली बात। श्वसन, रेस्पायरेशन जो होता है, रेस्पायरेशन का मेन फंक्शन अपनी बॉडी में क्या है पता है तुम्हें, एनर्जी रिलीज करना। ये मत बोल देना कोई रेस्पायरेशन मतलब ये रेस्पायरेशन, ये थोड़ी होता है। रेस्पायरेशन का मतलब ये होता है कि साहब रेस्पायरेशन अपनी बॉडी में एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो ये सामने रही बात। तो अपन ने कहा कि सर सबसे मेन एनर्जी यही देता है, इसका मतलब फर्स्ट रेस्पायरेटरी मटेरियल यही है, इसी के रेस्पायरेशन की वजह से अपने को एनर्जी मिलती है। अब पूछे कि साहब एवरेज एनर्जी मिलेगी कितनी, तो अपन ये कहेंगे कि साहब एवरेज इससे जो एनर्जी मिलती है वो लगभग टोटल का 55 से 65% एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है। टोटल एनर्जी का 55 से 65% अपने को एनर्जी कौन देगा, अपन कहेंगे साहब ये देता है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन का आंसर ध्यान से सुन लेना। आपको अगर ये पूछ ले दोस्त मेरे कि आप ये बताओ कि व्हाट इज शुगर, शुगर किसे बोलेंगे, ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है, एक चुनौती है, ये दिक्कत करती है कि साहब शुगर क्या है। याद रखना है कि आप बोल देते हो कि साहब कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर्स, नहीं, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होते हैं। जो सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, टेस्ट में मीठे होते हैं,
वो शुगर्स होती हैं। सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स नहीं है, लेकिन सारी शुगर्स कार्बोहाइड्रेट होती है। इस बात को रट लेना। आगे बात समझ में कि सबसे जो सिंपल होंगे, याद ये रख लेना इस बात को। अगर तुम्हें पूछ ले कि आप साहब बताओ इसके बारे में क्या है, तो अपन ये कहेंगे कि साहब सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं और कैसे होते हैं, टेस्ट में मीठे स्वीट होते हैं। दीज आर शुगर्स। याद रखना इस बात को। जिस तरह से नीट में क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऑल आर दिस बट ऑल आर नॉट दिस, जैसे सारे के सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे कोर्डेट वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। सारे के सारे मेटल्स जो होती हैं वो ध्यान रखना डी ब्लॉक एलिमेंट की नहीं होती है, लेकिन सारे डी ब्लॉक एलिमेंट मेटल्स होते हैं। अगर किसी की सारी जो भी क्वांटिटी होती है, जिनकी अपन कहेंगे कि साहब यूनिट्स होती है, उनकी डायमेंशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिन सब की डायमेंशन होती है उन सब की यूनिट्स भी होती है। और यहां यह जरूर ध्यान रखना है कि सारे की सारी शुगर कार्बोहाइड्रेट होती हैं, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर्स नहीं होते हैं। तो दोस्तों अपन बेसिकली अपने को यह ध्यान रखना है कि साहब कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ पॉइंट मैंने तुम्हारे सामने स्क्रीन पे रखे हैं, ये जरूर ध्यान रखना है साहब। इस तरह से सिस्टम इसमें चलेगा। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, कार्बन प्लस हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इसमें मैं कहूंगा साहब इसकी पावर में कुछ रखूंगा तो इसकी जगह वाई की जगह भी कुछ आ जाएगा। इसमें एच और ओ का क्या होता है, अपन कहेंगे साहब 2:1 होता है। एनर्जी सबसे पहले ये देते, मोस्टली यही एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेन एनर्जी सोर्स हमेशा ये होता है। एनर्जी रेस्पायरेशन से मिलती है, तो ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तो इसलिए अपन कहेंगे साहब फर्स्ट रेस्पायरेटरी मटेरियल ये होता है, इसका यूज होता है। और अपन कहेंगे साहब जो जनरली अपन कहेंगे साहब 55 से 65% जो एनर्जी का टोटल एनर्जी का इतना परसेंट पार्ट कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो सिंपल शुगर्स होती हैं, वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो ध्यान रखना है कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन अपने को यह पूछ ले कि साहब वो टेस्ट में स्वीट मीठे होते हैं, उन्हें शुगर्स कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्त मेरे बात यह चलती है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन बताओ। अपन कहेंगे सर इसका क्लासिफिकेशन दो चीजों के बेस पे किया जाएगा। दो चीजें ऐसी होती है जिनके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट, नंबर ऑफ सेकेराइड्स। सबसे पहले तो सेकेराइड के नंबर के बेस पे, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इनका हाइड्रोलाइसिस होता है या नहीं होता है। देखो हाइड्रोलाइसिस एंड वाटर सोल्यूबल ये दोनों अलग अलग चीजें। इस बात को समझ लेना। ऐसा मत बोल देना कि जो वाटर सोल्यूबल है इस वालों से हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये मत बोल देना कहीं। वाटर सोल्यूबल चीज अलग, हाइड्रोलाइसिस चीज अलग। कैसे अपन देखेंगे। तो इनका क्लासिफिकेशन इन दो चीजों के बेस पे अपन कर सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ सेकेराइड कितने हैं, और दूसरा दोस्त मेरे ये कि साहब ये बताओ कि इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो जी, आप एक बात तो जानते हो, सबसे छोटा से छोटा कंपोनेंट उसकी यूनिट मोनोमर यूनिट होती है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहूंगा साहब इस कार्बोहाइड्रेट में सबसे छोटा जो पार्ट होगा उसमें एक यूनिट मिलेगी। एक यूनिट मिलेगी ना, इसलिए उसको अपन बोल देंगे मोनोसेकेराइड। समझ गए भी बात को। तो मोनोसेकेराइड सबसे छोटा हो सकता है। तो अपन कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा जिसमें एक ही सेकेराइड मिलती है उसे मोनोसेकेराइड कहते हैं। लेकिन जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड जिसमें अपन कहेंगे साहब जिसमें 2 से 10, पहले तो ये मैं लिख देता हूं कि जिसमें 2 से 10 मोनोसेकेराइड हैं, इनसे मिलकर के जो चीज बनती है उसे कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या बोलेंगे भाई उसको, ओलिगोसेकेराइड। और जिसमें 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इस तरह से अपन दोस्त मेरे इसको डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। अब बात ध्यान से सुनना, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि साहब मोनोसेकेराइड तो सबसे छोटा है, मोनो, उसमें तो एक सेकेराइड मिलेगा, तो इससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता। अब ये मोनोमर यूनिट मिलकर के और बड़ी बड़ी चीजें बनेगी। तो मैं कह रहा हूं साहब अगर मान लो कि एक था तो मैंने मोनो बोल दिया, एक के बाद में फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपस में 10 तक जब तक मिलेंगे वो ओलिगोसेकेराइड कहलाएंगे। और 10 से ज्यादा मिलेंगे तो पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है साहब ये काम होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और जरूर याद रख लेना दोस्त मेरे, वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट जितने भी होते हैं वो उनमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप मिलता है। ये जरूर ध्यान रखना, ये जरूर ध्यान रखना कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसके अंदर
एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जरूर मिलेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन तो होते ही होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो अपन कहेंगे साहब ये मामला तो इसमें हो गया। डिवीजन क्लियर समझ में आ गया किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। मोनोसेकेराइड सबसे छोटी 1 यूनिट है, फिर दो से आपस में 2 से 10 मोनोसेकेराइड। भाई देखो मान लो मैं कह रहा हूं ये एक मोनोसेकेराइड है, ये सबसे छोटा है, फिर दूसरा इससे जुड़ा, तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, पांचवा जुड़ा, छठा जुड़ा, सातवां जुड़ा, आठवां जुड़ा, नौवां जुड़ा, 10वां। ये 10 मोनोसेकेराइड जुड़ गए नहीं जुड़ गए, ये ओलिगोसेकेराइड कहलाता है। इससे ज्यादा जुड़ते हुए पॉलीसेकेराइड कहलाएगा, समझ गए ना। तो अपनी ये कहेंगे साहब इस तरह से इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है अपने को, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अब दोस्त मेरे सबसे पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं मोनोसेकेराइड्स का, ठीक है भाई, कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना है। देखो पहले तो तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा इसमें, इन सब के अंदर अपन ये कहेंगे कि साहब सबसे, अगर मान लो कि मैं कह रहा हूं साहब ये एक ही चीज थी, देखो इस बात को ध्यान से समझना, इस बात को, मोनोसेकेराइड की बात कर रहा हूं मैं, ये एक चीज थी, ठीक, ये इसमें फिर 2 से 10 चीजें हुई और इसमें 10 से ज्यादा हुए, 2 से 10 चीजों से मिलकर बनी है। मैं कह रहा हूं साहब ये एक मोनोसेकेराइड है, ये 2 जुड़ गए, ये 3 जुड़ गए, ये 4 जुड़ गए, इस तरह से जुड़ेंगे। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो ये मोनोमर यूनिट में टूट जाएंगे, मोनोसेकेराइड ही मोनोसेकेराइड हो जाएगा, टूट गए, टूट गए। तो इसका मतलब ये हो गया इनका हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, लेकिन अब है ही एक, ये तो सबसे, अब सिंगल यूनिट है, उसको कैसे तोड़ सकते हो आप, नहीं तोड़ सकते अपन। तो अपन के हिसाब से सिंगल यूनिट तो टूट नहीं सकती, एक से मिलके ज्यादा यूनिट बनी तब तो अपन एक सिंगल यूनिट में उसको तोड़ सकते हैं। तो उनका हाइड्रोलाइसिस तो हो सकता है, इसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना इसमें फर्स्ट पॉइंट तो कि मोनोसेकेराइड नो हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। मोनोसेकेराइड इसका मतलब ये सिंगल सेकेराइड यूनिट मिलती है इसमें, क्लियर, 2 बात समझ आ गई ना। पहली बात तो ये कि आप हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है बड़ी चीज को छोटी छोटी चीज में तोड़ देना। तो आप पॉलीसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड को तोड़ सकते हो मोनोसेकेराइड में, लेकिन उसको थोड़ी तोड़ सकते हो। तो अपन कहेंगे इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, लेकिन सेकेराइड यूनिट 1 है। अब देखो तीसरी बात, आपको यह पूछे कि साहब इसमें क्या फर्क होगा, तो आप यह कहोगे कि मोनोसेकेराइड में x इज इक्वल टू वाई हो जाता है, समझ आ गया ना। मतलब ये हो गया कि मैं कहता हूं कि साहब CX एंड H2O जो Y था, अब मैं अगर C की X की जगह N कर देता हूं तो ये हो जाएगा H2O, ये भी Y भी N हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या बनेगा, CN H2NON, ये इनका कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब ये 30 आगे ये पूछे कि साहब एनर्जी सोर्स, बिल्कुल सही बात है, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट, ये बात है, एनर्जी से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूछे ये शुगर संख्या, यस, ये जरूर ध्यान रखना है कि साहब ये सबसे सिंपल तो यही है ना। तो अपन ये कहेंगे साहब दीज आर सुगर्स, ये याद रखना है ये सुगर्स है। अब पूछे साहब शुगर है इसका मतलब क्या हो गया, अपन कहेंगे साहब एक तो मीठे होंगे, दूसरे ये वाटर सोल्यूबल होंगे। अब पूछे साहब वाटर सोल्यूबल कैसे, क्योंकि इसमें H एंड OH ग्रुप होते हैं ना। तो अगर मान लो कि H एंड OH ग्रुप है, जैसे मैं कहता हूं साहब एक कार्बन है, इसमें ये H है और ये OH है, दूसरा कार्बन है, इसमें H है, ये OH है, ये HOH मिलते हैं इसमें। तो जब इसको पानी में डालोगे तो पानी के भी H के साथ में बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाटर सोल्यूबल जरूर मिलेंगे, लेकिन इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में भाई, तो अपन ने कह दिया साहब ये ठीक। अब देखो इसमें इनमें एल्डिहाइड, देखो अगला पॉइंट, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनमें भी एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, समझ में आ गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना है इसको। लाइट जब आती है, इधर से ऐसे लाइट आई सीधी ऐसे वेव, मतलब पोलराइज्ड लाइट। पोलराइड का मतलब, नॉन पोलराइड का मतलब ये हो गया कि लाइट रेडिएशन चारों डायरेक्शन में है, लेकिन उसको अपन ने एक फिक्स डायरेक्शन में ऐसे घुमा दिया लाइट को, उसको बोलते हैं पोलराइड लाइट। ये पोलराइड लाइट ऐसे आती है। अब अगर इसको अपन किसी कंपोनेंट में से पास किया, मान लो या तो ग्लूकोज में से पास किया या फ्रक्टोज में से पास किया, अगर ये लाइट घड़ी के डायरेक्शन में घूम जाती है या घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूमती है, घड़ी की डायरेक्शन में अगर चीज इसको घुमा देती है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रुप। क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज ग्रुप।
और अगर ये लेफ्ट साइड में घूम जाती है तो उसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? लिवो रोटेटरी ग्रुप। और इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्रुप कहते हैं। याद रखना है, ये घड़ी की डायरेक्शन में ही घुमाएगा। मतलब ये हो गया कि इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ये क्लॉकवाइज घुमाएगा। इसीलिए डी मतलब डायरेक्शन, डी मतलब डेक्स्ट्रोज। इसका उल्टा एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसको लिवो रोटेटरी बोलते हैं। जरूर ध्यान रखना है। तो आप क्या करते हैं कि जब पोलराइज्ड लाइट आती है, उसको अगर एक कंपोनेंट ग्लूकोज या फ्रक्टोज में से पास किया, तो जिसने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया, डायरेक्शन है उसी में, तो डी मतलब डायरेक्शन, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाएगा। और अगर जिसने इसको लेफ्ट में घुमा दिया तो वो लिवो रोटेटरी कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अल्टीमेटली दोस्त मेरे, ये किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्टिक आइसोमेरिज्म। इसका मतलब ये हो गया कि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है भाई मेरे, ये मोनोसेकेराइड लाइट को घुमा रहे हैं, नहीं घुमा रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो ये डी डेक्स्ट्रो साइड में भी और लिवो साइड में घुमा रहे हैं। इसलिए दोस्त मेरे, ये डी एंड एल आइसोमर्स भी, इनके आइसोमर भी होते हैं। ये ध्यान रखना है। आपके मोनोसेकेराइड डी एंड एल फॉर्म में मिलेंगे, एक्सेप्ट, इसमें एक एक्सेप्शन है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये ध्यान रखना, इसको छोड़ देना आप। ये ध्यान रखना कि साहब ये जो मोनोसेकेराइड होते हैं, इसमें डीएल फॉर्म पाई जाती है, क्योंकि लाइट को डेक्स्ट्रो और लिवो दो फॉर्म में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में ये घुमा देते हैं, इसलिए इसके डीएल एंड एल फॉर्म होते हैं। लेकिन डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में ऐसा नहीं होता। अब पूछे ऐसा क्यों नहीं होता? तो देखो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये जरूर ध्यान रखना। समझ आ गया ना? इसमें इसलिए ऐसा नहीं होता है कि इसका फॉर्मूला ये होता है CHCO, ये होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जोड़ देंगे फॉस्फेट हो जाएगा। इसमें देखो, अब ये दो कॉमन ग्रुप आ गए, और जब भी ध्यान रखते हो, जिस कार्बन के अंदर चारों अलग अलग होते हैं वही तो लाइट को घुमाते हैं। जिसमें चारों अलग अलग नहीं होते वो लाइट घुमा ही नहीं सकते। तो अपन ने कह दिया साहब ये इस तरह से मामला ऐसा चलता है, इसलिए इसके अंदर अपन कहेंगे कि साहब ये डीएल फॉर्म में नहीं मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। अब यदि पूछे कि मोनोसेकेराइड क्या आपको बिल्कुल एक स्ट्रेट सीरीज फॉर्म में मिलेंगे, अपन कहेंगे साहब बिल्कुल ये बात सही है कि ये दो फॉर्म में मिल सकते हैं। एक तो ये स्ट्रेट फॉर्म में भी मिल सकते हैं, और एक दोस्त मेरे ये रिंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं। ये जरूर ध्यान रख लेना इस बात को कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो इन दो फॉर्म्स के अंदर मिल सकते हैं। स्ट्रेट फॉर्म में भी मिल सकते हैं और रिंग फॉर्म के अंदर भी मिल सकते हैं। ये जरूर ध्यान रख लेना है, रिंग फॉर्म एंड स्ट्रेट फॉर्म। क्लियर? ये सारी बात समझ आ गई कि साहब स्ट्रेट भी मिल सकते हैं, रिंग भी मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम बताता हूं सर स्ट्रेट और रिंग में क्या फर्क होता है। देखो, जैसे कि मैं कार्बोहाइड्रेट ले रहा हूं तुम्हारे सामने, ग्लूकोज, ठीक, तुम जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। मैंने भी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, CnH2n मोनोसेकेराइड बताया था ना यार, बताया। और मैंने ये कहा था कि साहब इसके अंदर X और Y बराबर होता है। तो देखो, अगर मैं इस ग्लूकोज में, अगर मैं इस ग्लूकोज में यहां पे 6n की जगह 6 रख दूंगा तो यहां भी 6 आएगा, इंटू 6, यहां भी 6 आएगा, तो यहां क्या हो जाएगा C6H6 इंटू 2 12O6। इसका मतलब बात सही है। अब देखो कि ये 6 कार्बन है, और इसमें जरूर ध्यान रखना है दोस्त मेरे, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कैसा? एल्डिहाइड। तुम जानते हो ना एल्डिहाइड का मतलब होता है क्या? CHO। और कीटोन क्या होती है रे? CO। कीटोन तो होती है CO, एल्डिहाइड होता है CHO। देखो, रिंग फॉर्म और स्ट्रेट फॉर्म क्या होती है मैं बता रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन हैं। आपको दिख रहे हैं 6 कार्बन? बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो अपन के साथ 6 कार्बन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, तो ये 6 कार्बन इसमें दोस्त मेरे ऐसे होते हैं, ठीक। ये 6 कार्बन सबको दिख रहे हैं। अब इन 6 कार्बन में से मैं नंबरिंग कर देता हूं। देखो, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो देखो ये 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई।
एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट कार्बन पे आता है और कीटोन ग्रुप सेकंड कार्बन पे आता है। एल्डिहाइड ये हमेशा कहां मिलता है रे, अपने को ध्यान रखना है फर्स्ट कार्बन पे, और कीटोन कहां मिलेगा, सेकंड कार्बन पे। फर्स्ट पे तो कीटोन पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट पे तो आप कीटोन कैसे बना सकते हो बताओ, फर्स्ट पे CO बना ही नहीं सकते। सेकंड पे अपन कहेंगे साहब जरूरत, क्योंकि फर्स्ट पे आप CO बनाओगे तो H जुड़ते हो तो एल्डिहाइड हो जाएगा, तो इसलिए सेकंड पे CO आएगा और फर्स्ट पे हमेशा CH आता है। तो देखो अब मेरे को क्या करना है कि वैलेंसी पूरी करनी है, समझ आ गया ना। तो मैं कहूंगा साहब H H OH, समझ आ गई, H OH H OH। तीसरे कार्बन पे मामला उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना थोड़ा ऐसा होता है। फिर H OH, हर एक कार्बन की देखो कि 4 वैलेंसी पूरी हो रही है हर कार्बन की। देखो इसकी 4 वैलेंसी पूरी होगी, इसकी 4 पूरी होगी, इसकी 4 पूरी होगी, इसकी 4 पूरी होगी, इसकी 4 पूरी होगी ना, ध्यान रखना है। और लेकिन इसमें अब क्या होगा, इसमें अपन कह देंगे साहब कि एक तो मैं कहता हूं साहब इस वैलेंसी पे तो कर देता हूं H और डबल बॉन्ड O। अब देखो ऊपर वाले कार्बन की भी 4 वैलेंसी पूरी होगी ना, 1 2 3 4। अब एल्डिहाइड ग्रुप आ गया CHO और बाकी समय देखो तो कार्बन कितने हैं इसमें 6, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ग्लूकोज। ये दोस्त मेरे सीधी स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, लेकिन कह रहा हूं कि साहब अगर मैं इसको रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे करेंगे रिंग फॉर्म में, देखो रिंग फॉर्म में पढ़ो दोस्त, ऐसा करना है कि इसमें जो 5th नंबर का जो ग्रुप है वो फर्स्ट नंबर के ग्रुप पे रिएक्शन कर जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 5th नंबर वाला अगर फर्स्ट से इसको अलग छोड़ दो, आप 6th नंबर वाला अलग छोड़ो, 5th नंबर वाला अगर मान लो कि इस पे रिएक्शन कर जाएगा तो होता क्या है, देखो ये मैं 5th नंबर वाला हाइड्रोजन हटा रहा हूं आप यहां से, और इस हाइड्रोजन को ले जाकर के दोस्त मेरे में इस ऑक्सीजन के पास में जोड़ देता हूं। तो इस ऑक्सीजन पे जोड़ते यहां तो OH हो गया, ये ऑक्सीजन देखो फ्री पड़ा है, तो इस ऑक्सीजन को मैं बीच में ले आता हूं दोनों के। बैलेंस में कोई फर्क चेंज नहीं। अब मैं कह रहा हूं साहब इसको मैं रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ये रहा, ये रिंग बना दी मैंने। अब इस रिंग में देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन और ये 6th मान लो ऑक्सीजन आ गया। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो 5 तो कार्बन टिका देता हूं। देखो 1 2 3 4 5, एक ऑक्सीजन आ गया, नहीं आ गया, एक पे ऑक्सीजन आ गया। अब देखो ये मैं कह रहा हूं फर्स्ट कार्बन, फिर सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन, 6th पे तो ऑक्सीजन आ गया। फर्स्ट कार्बन पे क्या क्या जुड़ा हुआ है, H एंड OH, जोड़ दो H एंड OH, ये फर्स्ट कार्बन हो गया H एंड OH। सेकंड पे क्या जुड़ा है, HOH HOH। थर्ड पे क्या जुड़ा है, HOH, तो अपन कह दिया HOH। 4th पे क्या जुड़ा है, HOH HOH। 5th पे क्या जुड़ा है, देखो H और इधर CH2OH, तो मैं कहूंगा साहब ये 5th पे H CH2OH और 6th पे तो क्या है ऑक्सीजन। ये देखो ये रिंग फॉर्म होती है और ये स्ट्रेट फॉर्म होती है, समझ में आ गई ना। ये जरूर ध्यान रखना है कि इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट रिंग फॉर्म और स्ट्रेट फॉर्म के अंदर दोस्त मेरे मिलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। और वो ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, बड़ी मजेदार बात है दोस्त। क्या वो बात यह है कि एक तो होता है जिसको बोलते हैं पायरिनोज, और एक होता है दोस्त मेरे फ्यूरेनोज। पायरिनोज फॉर्म वो होती है जिसके अंदर 6 मेंबर्स मिलते हैं, और फ्यूरेनोज वो होती है जिसमें 5 मेंबर्स मिलते हैं। देखो F में 5, फ्यूरेनोज में 5, तो ध्यान रखना है कि फ्यूरेनोज में 5 मेंबर मिलते हैं और पायरिनोज में 6 मेंबर्स मिलते हैं। लेकिन इन 6 मेंबर में से आपको पूछे कि साहब क्या सारे के सारे मेंबर कार्बन होंगे क्या, नहीं, इन 6 मेंबर में से जरूर ध्यान रखना है दोस्त मेरे 5 कार्बन्स होते हैं। लेकिन इन फ्यूरेनोज में से 5 मेंबर में से 4 कार्बन्स होते हैं। तो देखो ये पायरिनोज में 6 मेंबर थे, तो देखो ग्लूकोज के अंदर क्या है, ये 6 मेंबर है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है नहीं 6 मेंबर। इन 6 में से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। तो देखो 6 मेंबर्स में से 5 कार्बन्स मिलते हैं। तो ये पूछ ले कि साहब ये एग्जाम्पल बताओ किस में मिलेगा, ये आप एग्जाम्पल कहां डालोगे, तो याद रखना है ये ग्लूकोज में होगा। ऐसा
ग्लूकोज में याद रखना पायरिनोज स्ट्रक्चर मिलती है, और पायरिनोज में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं जिनमें 5 कार्बन हैं। फिर पूछे कि ये किस में मिलेगा, अपन कहेंगे साहब ये फ्रक्टोज में मिलेगा, ये फ्रक्टोज में मिलता है। फ्रक्टोज में टोटल 5 मेंबर्स होते हैं जिसमें 4 कार्बन होते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मैंने एक साहब ये ग्लूकोज जो है यहां पे लिखा हुआ, ग्लूकोज कैसा है, एल्डिहाइड है, ग्लूकोज एल्डिहाइड है ना, लेकिन फ्रक्टोज जो होगा दोस्त मेरे वो कैसा है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। फॉर्मूला तो इसका भी वही होगा, C6H12O6, ध्यान रखना है कि लेकिन इसमें कीटोन मिलता है। अब देखो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6, वैलेंसी 4, येलो 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 येलो। अब मैंने क्या कहा कि कीटोन ग्रुप कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे होना चाहिए, तो ये दूसरे नंबर पे मैंने कह दिया डबल बॉन्ड से मैंने O जोड़ दिया। इसका मतलब क्या हो गया, अब मैं इसको तो हटा दूं, ये तो उठ गया ना इधर वाला बॉन्ड, तो क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई 4। अब अपने को क्या जोड़ने हैं, HOH, तो देखो HOH, फिर तीसरे नंबर पे चेंज कर देना, फिर HOH HOH HOH, ये लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन, और 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। बन गया कीटोन, मतलब जो कि फ्रक्टोस, ये फ्रक्टोस होता है। अब पूछे कि साहब इसमें, अब अपन कहेंगे साहब इसमें तो अब इसकी रिंग फॉर्म बनाओ, तो रिंग फॉर्म कैसे बनेगी, रिएक्शन तो कौन करेगा, एक्टिव ग्रुप, तो अपन कहेंगे साहब एक्टिव ग्रुप तो ये रहा, ये रिएक्शन कौन से करेगा, 5वें कार्बन के साथ में। जो ही इसने दोस्त मेरे यहां रिएक्शन करी, अपन कहेंगे साहब ये वाला हाइड्रोजन तो उधर चला गया, और जो ही ये हाइड्रोजन दोस्त मेरे उधर जाएगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा, नहीं हट जाएगा रे, तो अपन कहेंगे साहब बिल्कुल सही बात है, इस बॉन्ड को आप हटा दो। इस बॉन्ड की जगह ऑक्सीजन तो था ही, H जुड़ गया तो OH हो गया ना, और ये यहां वाला ऑक्सीजन बीच में आ गया, यहां पे आ गया। अब देखो, अब अपने को पूछे कि साहब इसमें क्या होगा, अपन कहेंगे साहब बात ही हो गई। अब देखो, एक तो 5th कार्बन पे CH2OH जुड़ेगा, और एक सेकंड कार्बन पे भी CH2OH जुड़ेगा, इसका मतलब अब 2 CH2OH ऐड होंगे। तो देखो अब अल्टीमेटली सीरीज जो बनेगी उसमें देखो 1 2 3 4 और 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर हैं जिसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4। यही तो मैं कह रहा हूं कि साहब इसमें 5 मेंबर्स होंगे जिसमें 4 कार्बन होंगे, यही तो है फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। तो आपको ये ध्यान रखने के साथ फ्यूरेनोज कैसे बनी, अपन कहेंगे फ्यूरेनोज में तो बता रहा, ये लो। अब इसमें 4 कार्बन है तो बनाओ 4 कार्बन, ये रहे 1 2 3 4, एक ऑक्सीजन आ गया। अब बताओ कि इसके अंदर फिर क्या क्या चीजें जुड़ेगी, जोड़ दो बात को, जो जो चीजें मिलती है तो मैं जोड़ देता हूं। देखो अब ये कह रहे हैं कि साहब कार्बन मान लो ये दूसरा कार्बन है, ये सेकंड, ये 3, ये 4th और ये 5th कार्बन है, फिर ऑक्सीजन आ गया। हाँ, सेकंड कार्बन पे क्या है, OH एंड CH2OH, तो जोड़ दो OH CH2OH। फिर थर्ड पे क्या है, HOH, फिर 4th पे क्या है, HOH, फिर 5th पे क्या है, 5th पे अपन कहेंगे H और CH2OH, तो अपन कहेंगे H एंड CH2OH, और फिर 6th पे क्या है, ऑक्सीजन आ गया ना, ये 6th नंबर ऑक्सीजन आ गया, नहीं मतलब पोजीशन पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4th, ये 5th नंबर है, तो कार्बन के नंबर हैं, ये टोटल मेंबर 4। तो ये स्ट्रक्चर दोस्त मेरे फ्यूरेनोज कहलाती है, जिसमें टोटल नंबर उस रिंग में 5 होते हैं मेंबर, 1 2 3 4 5, लेकिन कार्बन 4 होते हैं, 1 2 3 4। ये फ्रक्टोस में मिलती है। लेकिन आपको ये पूछे कि साहब पायरिनोज में टोटल 6 मेंबर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें कार्बन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। एनी प्रॉब्लम नहीं, ये जरूर जान, ये इसलिए मोनोसेकेराइड स्ट्रेट फॉर्म में भी मिलेंगे और रिंग फॉर्म में भी मिलते हैं। अब एक मजेदार बात बता रहा हूं, और मजेदार बात क्या है, देखो 2 वर्ड हैं तुम्हारे सामने स्क्रीन पे, कौन कौन से 2 वर्ड हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक एनोमर और एक एपीमर, ठीक। एनोमर देखो तीसरे नंबर के कार्बन पे तो अपने के साहब अपन ने HOH अलग लिख रखा था, तो तीसरे को हटा दो। अब अपने पास में बच्चे हैं फर्स्ट, मतलब जो है कि सेकंड, थर्ड एंड 4th। 4 की बात करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से 3 पे तो वैसे भी चेंज है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है नहीं है। अब अपन कहेंगे साहब एनोमर,
अगर फर्स्ट कार्बन पर H एंड OH की पोजीशन चेंज हो जाती है उसे एनोमर बोलना है, और अगर सेकंड एंड फोर्थ कार्बन पर H एंड OH की पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको एपीमर बोलना है। बस ये मत भूलना दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लेना। एनोमर किसको कहेंगे और एपीमर किसको कहेंगे। देखो अपन कहेंगे साहब कार्बन शुरू वाले ले लो 1 2 3 एंड 4, इन पे अपना को चेंज करना है, इस पे तो वैसे भी चेंज हो रखा है तो इसको हटा दो। अब अगर पूछे कि साहब फर्स्ट पे चेंज हो रहा है तो एनोमर, और सेकंड फोर्थ पे चेंज हो रहे हैं तो एपीमर। अब पूछे कैसे, ध्यान से सुनना। मैं पहले एनोमर की बात कर रहा हूं। ये फर्स्ट कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पे देखो H ऊपर है OH नीचे है, और अगर मैं कहता हूं कि साहब यहां ऐसा हो जाए कि H नीचे आ जाए और OH ऊपर आ जाए, ये आ सकता है। फर्स्ट कार्बन पे चेंज कर रहा हूं मैं, फर्स्ट कार्बन पे H ऊपर है OH नीचे है, इसमें OH ऊपर है H नीचे है, समझ आ गई ना। आगे बात समझ। तो हमेशा जानना जिसमें OH नीचे आ गया उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म, और जिसमें OH ऊपर आता है उसको बोलते हैं बीटा फॉर्म। ये जरूर जानना। ये क्या है, अगर मुझे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं, दीज आर एनोमर्स। समझ आ गई ना बात, जरूर ध्यान रखना है कि फर्स्ट कार्बन पे देखो पोजीशन चेंज, OH अगर नीचे तो अल्फा, OH ऊपर तो बीटा, तो अल्फा और बीटा ये क्या होते हैं, एनोमर्स हैं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पे चीज चेंज हुई है। लेकिन अगर मैं फोर्थ कार्बन पे, इधर भी कर सकता हूं मैं ना, मैं अगर इस पे चेंज कर दूं, मान लो कैसे चेंज करूं, देखो मैंने रबर लिया यहां से, सेकंड पे चेंज करूं पहले तो मैं इसको हटाया, इसको हटाया, H उधर था OH इधर था, लेकिन मैं H को इधर डाल दूं OH को इधर डाल दूं, ऐसे चेंज कर सकता हूं ना। तो ये देखो सेकंड पे चेंज हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, एपीमर। ये इसका एपीमर कहलाता है मेनोज। ये जरूर ध्यान रखना है, मेनोज। मेनोज में हमेशा ध्यान रखना सेकंड पे चेंज होता है। अगर मैं चेंज फोर्थ पे करूं, किस पे चेंज करूं भाई, फोर्थ पे, फोर्थ पे H को इधर ले आऊं और OH को इधर ले आऊं। अब ये फोर्थ पे जब चेंज होता है उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। तो ध्यान रखना है कि ग्लूकोज के ये दो जो फॉर्म होती है ना, मेनोज एंड गैलेक्टोज, ये क्या होते हैं, दीज आर एपीमर्स। समझ आ गया ना, ये ध्यान रखना, ग्लूकोज के गैलेक्टोज और मेनोज क्या है, एपीमर्स हैं, लेकिन अल्फा एंड बीटा क्या है, एनोमर्स हैं। ये जरूर ध्यान रखना। ओके, अब बात चलती है कि साहब मोनोसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स। देखो ये हमेशा अपन किसके बेस पे करते हैं क्लासिफिकेशन, मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स के बेस पे। कार्बन के बेस पे मोनोसेकेराइड का क्लासिफिकेशन करना है। सेकेराइड के बेस पे तो आपने कह दिया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड, ये सेकेराइड के बेस पे था, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। लेकिन अब कार्बन के बेस पे मोनोसेकेराइड को देखो, मिनिमम 3 कार्बन तो होंगे ही होंगे। तो अपन कहेंगे साहब अगर 3 कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, 5 कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं, 7 कार्बन हैं। अगर कार्बन दोस्त मेरे 3 हैं उनको बोला जाता है ट्रायोज, ये तुम जानते हो। 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 कार्बन है तो पेंटोज, 6 कार्बन है तो हेक्सोज, और 7 कार्बन है तो दोस्त मेरे हेप्टोज। हेप्टोज वो होते हैं जिसमें 7 कार्बन होते हैं, हेक्सोज वो होते हैं जिसमें 6 कार्बन होते हैं, पेंटोज वो होते हैं जिसमें 5 कार्बन होते हैं, और टेट्रोज वो होते हैं जिनमें 4 कार्बन होते हैं, और दोस्त मेरे ट्रायोज वो होते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। ट्रायोज का एग्जाम्पल डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये ध्यान रखना है कि साहब ये ट्रायोज में 3 कार्बन मिलते हैं दोनों में। टेट्रोज के 2 एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखना रहे, इरिथ्रोज एंड इरिथ्रोलोज। ये टेट्रोज के एग्जाम्पल है, इरिथ्रोज एंड इरिथ्रोलोज। अब देखो पेंटोज में राइबोज, राइबुलोज, जाइलोज, जाइलुलोज, एरेबिनोज। समझ आ गया ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अपन कहेंगे साहब ये पेंटोज के एग्जाम्पल्स हैं। हेक्सोज में तो तुम जानते ही हो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज।
हेप्टोज में दोस्त मेरे सीडो हेप्टुलोज, ये ध्यान रखना है क्या होता है, सीडो हेप्टुलोज। ये सारे एग्जाम्पल ध्यान रखना है कि साहब 3 कार्बन वाले कौन कौन से हैं, 4 कार्बन वाले कौन कौन से हैं, 5 कार्बन वाले कौन कौन से हैं, 6 कार्बन वाले कौन कौन से हैं और 7 कार्बन वाले कौन कौन से हैं। एक तो जिसके पीछे ओज लग जाए, एक जिसके पीछे उलोज लग जाए। जिसके पीछे ओज लगता है वो ध्यान रखना है कि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जिसके पीछे उलोज लगता है उसमें दोस्त मेरे कीटोन ग्रुप होता है। ये जरूर ध्यान रखना है, जिसके पीछे उलोज वो कीटोन ग्रुप, जिसके पीछे ओज वो एल्डिहाइड ग्रुप। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज याद रखना है कि इसको, ग्लूकोज जो होता है इसको ग्रेप्स में मिलता है इसलिए इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये ब्लड में मिलती है इसलिए इसको ब्लड शुगर भी कहते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। फ्रक्टोज जो दोस्त होती है ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है, ये फ्रूट्स में मिलती है इसलिए इसे फ्रूट शुगर भी कहते हैं। और गैलेक्टोज जो होती है दोस्त मेरे इसको ब्रेन शुगर कहते हैं। तो दीज आर मोनोसैकेराइड्स। बाकी दोस्तों डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके डियर, थैंक यू।